नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष भारती। आपका मैं संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। साथियों, असम से एक बड़ी खबर आ रही है। बीते शुक्रवार को असम की कैबिनेट ने मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा की बैठक में मुस्लिम मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट 1935 यानी कि मुस्लिम विवाह और तलाक का कानून पूरी तरह से रद्द कर दिया है। तो अब जो मुस्लिम वर्ग में विवाह शादी हुआ करेगा वह स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत किया जाएगा। इस मुद्दे को जब कैबिनेट से मंजूरी मिलती है तो इसे इस बात से भी जोड़ करके देखा जा रहा है कि जिस तरह उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया गया यूसीसी, ठीक वैसे ही असम सरकार अब इसके माध्यम से यूसीसी के तरफ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपको पता होगा कि असम में बाल विवाह का दर काफी अधिक है। इसको लेकर के हेमंत बिश्व शर्मा की सरकार ने पिछले दिनों तकरीबन 4000 लोगों को गिरफ्तार किया है और इस कानून को जब रद्द किया गया है तो इसमें यह बातें भी शामिल की गई है कि इससे बाल विवाह की दर में कमी आएगी। अब यह सब कैसे होगा, इस पर मैं विस्तार से आपके साथ चर्चा करूंगा। यह कानून जो रद्द किया गया है इसका विरोध भी किया जा रहा है और क्यों कहा जा रहा है कि समान नागरिक संहिता के तरफ असम सरकार अब आगे बढ़ रही है। इन तमाम मुद्दों पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले आपके लिए एक सूचना है और सूचना यह है कि संस्कृति आईएएस विभिन्न पीसीएस कोर्सेज के न्यू बैच लेकर के आई है, जिसमें यूपी पीसीएस, बीपीएससी, आरपीएससी, एमपीपीएससी का बैच शामिल है। इस संबंध में यदि आपको विस्तृत जानकारी चाहिए तो 9555124124 पर कॉल करके या फिर संस्कृति आईएएस के वेबसाइट पर विजिट करके आप विस्तृत जानकारी लेकर के यथाशीघ्र नामांकन करा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसे ही आज सवेरा होता है यह खबर जो है जंगल के आग की तरफ फैल गई। चारों तरफ इस बात की चर्चा होने लगी क्योंकि कल देर शाम इस पर निर्णय लिया गया था कैबिनेट के द्वारा, असम सरकार के द्वारा। असम रिपील्स मुस्लिम मैरिज एक्ट की स्टेप इन जर्नी टुवर्ड्स यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड के तरफ बढ़ने का एक बहुत बड़ा रास्ता साफ हो गया है। यदि वहां के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा के आप एक्स हैंडल पे उन्होंने जो कुछ लिखा है उस पर नजर डालेंगे तो उन्होंने इसकी हिंट भी दी है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि चाइल्ड मैरिज के दर में इसमें कमी आ जाएगी। अब ऐसा क्यों कहा गया है? बाल विवाह का दर जो है कमी आएगा। आखिर मुस्लिम मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट 1935 किस तरह से वहां असम में बाल विवाह को बढ़ावा दे रहा था, इस बात पर भी हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। प्रमुख बिंदु सबसे पहले समझ लेते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 रद्द कर दिया गया था। यह अंग्रेजों के जमाने का कानून था। अंग्रेज जब ब्रिटिश सरकार भारत में हुआ करती थी तब यह कानून लाया गया था ताकि मुस्लिम समुदाय अपने विवाह को पंजीकृत करा सके और वह इसी कानून के तहत किया गया था। तो यह निर्णय जो है इस कैबिनेट की मीटिंग जो हुई थी उसकी अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा कर रहे थे और फिर कैबिनेट की मीटिंग में ही इस बात को निर्णय में लाया गया। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के चीफ हैं मौलाना बदरुद्दीन अजमल, जो कि असम सरकार के इस फैसले से अपनी आपत्ति दर्ज कराते हुए नजर आ रहे हैं। इन्होंने यह भी कहा है कि यह केवल असम में मुस्लिम समुदाय को टारगेट करने के लिए असम सरकार के द्वारा किया गया है। इनका यह भी कहना है कि इसके माध्यम से असम सरकार यूसीसी लाने का प्रयास कर रही है, यानी कि समान नागरिक संहिता। हालांकि एक बात यहां यह भी समझते चलिए कि पिछले दिनों असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा खुद ही इस बात को जाहिर कर चुके हैं कि वे सबसे पहले यह समझना चाहते हैं कि उत्तराखंड ने जो यूसीसी लागू किया है वह किस तरह से किया है। गुजरात राज्य भी इस दिशा में आगे कदम बढ़ा रही है। इसके बाद उनका कहना है कि असम भी इस दिशा में आगे कदम बढ़ाएगी और यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर के आएगी। खुद ही मुख्यमंत्री ने कहा है। तो यही बात जो है यहां पर बदरुद्दीन अजमल भी कहते हुए नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 क्या है। ठीक है, जैसा कि यहां आपको इस विषय ही पता चल रहा होगा तो इसे 1935 में लाया गया था और मैंने पहले ही बताया कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा लाया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? असम राज्य से संबंधित जो भी मुस्लिम समुदाय हैं उनके विवाह पंजीकरण और तलाक संबंधी नियमों को रजिस्टर्ड करना था। इसके लिए यह लाया गया था। राज्य सरकार किसी भी व्यक्ति को मुस्लिम होने के आधार पर मुस्लिम विवाह और तलाक को पंजीकृत करने के लाइसेंस जारी करती थी। ध्यान रखना, इस
कानून के तहत ये था। अब ये बीते दिनों की बात हो गई है, अब ऐसा नहीं हो पाएगा, ये कहने का तात्पर्य है। विवाह पंजीकरण के दौरान मुस्लिम रजिस्ट्रार को शुल्क वसूलने का भी अधिकार यह कानून देता था। हालांकि इस पॉइंट को लेकर के कई बार बहुत विवाद भी देखा जाता था, कई बार इसको लेकर के आपत्ति भी दर्ज कराई जाती थी। इसमें राज्य के एक क्षेत्र में 2 मुस्लिम रजिस्ट्रार नियुक्त करने का प्रावधान है। अब आप कहेंगे एक क्षेत्र में 2 मुस्लिम रजिस्ट्रार क्यों नियुक्त करने की बात है? देखिए, आप जानते हैं कि मुस्लिम समुदाय शिया और सुन्नी 2 समुदाय है मुस्लिम में, इसीलिए यहां पर उसी समुदाय के आधार पर 2 मुस्लिम रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया। ठीक है, एक सुन्नी समुदाय के लिए और एक शिया समुदाय के लिए। मुस्लिम विवाह के न्यूनतम आयु संबंधी प्रावधान नहीं है। अब देखिए, इस कानून की सबसे बड़ी कमी जो है, मुस्लिम विवाह और तलाक कानून, इसकी सबसे बड़ी कमी क्या है कि यह विवाह के आयु की बात नहीं करता है। आप जानते हैं कि भारत में विवाह के आयु तय है, यानी कि कोई महिला है तो वह कम से कम कितनी साल की होनी चाहिए? 18 वर्ष। 18 वर्ष या इससे अधिक की महिला ही विवाह कर सकती हैं। पुरुष के संबंध में यह उम्र कानूनी तौर पर कितना है? 21 वर्ष। यानी कि यदि 21 वर्ष से कम आप हैं और आपका मन करता हो कि मैं किसी से विवाह करूं, संभव है आप किसी से प्रेम करते हो, आपका मन करता हो कि मैं विवाह कर लूं, तो आप सरकार के समक्ष ये आपको पेश करना पड़ेगा कि आप कम से कम 21 साल के हैं। यदि ऐसा नहीं है, आप 20 साल के हैं, तो आपको 1 वर्ष और इंतजार करना पड़ेगा कम से कम विवाह करने के लिए। ठीक है, लेकिन यह कानून जब लागू था तब असम में इस तरह की व्यवस्था नहीं थी। अब असम में जब इस तरह की व्यवस्था नहीं थी, यहां पर उम्र को नहीं देखा जाता था, तो मैंने आपको पहले भी कहा कि असम में बाल विवाह की दर काफी अधिक देखी गई। अब आप समझ यहां पर जोड़ करके देखिए, जब यह है ही नहीं कि उम्र कितना होगा तो बाल विवाह का दर तो बढ़ेगा ही। यहां 12 वर्ष, 13 वर्ष, 15 वर्ष की औसतन देखा गया कि बच्चियों की शादी हो रही है। ठीक है, और यह तादाद काफी बढ़ता चला गया। इसीलिए यह कहा गया कि असम में एक तरह का यह जो कह सकते हैं आप सिंडिकेट चल रहा है कि कम उम्र के बच्चों की शादी कराने की। इसीलिए पिछले दिनों 4000 लोगों को असम सरकार यहां पर अरेस्ट करते हुए नजर आई थी। तो इसीलिए इस कानून को बीते जमाने की बात बताते हुए रद्द करने की व्यवस्था की गई। अब हम यह भी समझते हैं कि अधिनियम को निरस्त क्यों किया गया। देखिए, राज्य में बाल विवाह को पूरी तरह से समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। इसके अंतर्गत मैंने पहले भी कहा कि 4000 से अधिक गिरफ्तारियां हो चुकी है। अब जरा एक स्टेटमेंट देखते हैं, और यह स्टेटमेंट जो है वहां के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा के द्वारा दिया गया है। इन्होंने सबसे पहले यह जानकारी दी है कि 23 फरवरी 2024 को असम की कैबिनेट के द्वारा एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है, और यह निर्णय जो है बीते जमाने पुराने कानून की बात की गई है, असम मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट, इसको समाप्त किया गया है। और इसके द्वारा इन्होंने यह कहा है कि यह जो है लीगल एजेस जो विवाह करने का है 18 और 21, यह अब लागू हो जाएगा। इससे कम उम्र में विवाह नहीं किया जा सकता है। तो चाइल्ड मैरिज को लेकर के यहां पर इन्होंने बात की है। देखिए कि चाइल्ड मैरिज को अब बंद कर दिया जाएगा असम में। तो एक बात तो है, देखिए यह मुद्दा जो है यहां से सामाजिक मुद्दा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि जीएस का पेपर 2 उसमें आपका यहां पर एक सोशल जस्टिस का सेगमेंट होगा। तो इसलिए यह जो है पूरी तरह से कानून आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। अब चूंकि कानून की बात की गई है तो प्रीलिम्स के लिहाज से भी यह कानून चर्चा में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से फैक्ट आपके लिए जरूरी होगा जानना, और मेंस के हिसाब से समझ सकते हैं कि यह पूरा डिबेट बहुत जरूरी हो जाएगा। इसलिए आपको बहुत अच्छे से इस टॉपिक को तैयार कर लीजिए, और यह पूरा लेक्चर मेरा देख लेंगे, उसके बाद कहीं भी कुछ भी आपको इस संबंध में पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। हम सभी बातों को इसमें कवर करते हुए चलेंगे। अब राज्य सरकार द्वारा बहु विवाह को कानूनी रूप से प्रतिबंधित करना भी एक बात कहा गया है, और दूसरी समान नागरिक संहिता लाने का प्रयास भी इसे देखा जा रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अधिनियम के निरस्त होने से बदलाव क्या क्या हो जाएगा। अब यह कानून अपने मूर्त रूप में तो नहीं रहा, बीते जमाने की बात हो गई, तो इससे बदलाव क्या क्या राज्य में हो सकता है। देखिए, मुस्लिम विवाह और तलाक संबंधी मामले अब जो है इस कानून के तहत रजिस्टर नहीं हो पाएगा। फिर रजिस्टर कैसे होगा? जिला आयुक्त और रजिस्ट्रार द्वारा अब यह दर्ज किया जाएगा, जैसे कि बाकी धर्म के लोग करते आ रहे हैं।
फैसले का प्रभाव असम की 1.6 करोड़ मुस्लिम जनसंख्या पर पड़ने वाली है। अब जानते हैं असम की जो जनसंख्या है तकरीबन 3 करोड़ से कुछ ज्यादा है और उसमें तकरीबन 1 करोड़ जनसंख्या जो है वह मुस्लिम समुदाय का है। ठीक है, यानी कि जनसंख्या का कहा जाता है कि 34% हिस्सा जो है वह अल्पसंख्यक समुदाय का है और उस पर यह बड़ा प्रभाव अब पड़ सकता है। ठीक है, वर्तमान में इस कानून के तहत असम में 94 मुस्लिम रजिस्ट्रार कार्यरत थे। अब ये 94 मुस्लिम रजिस्ट्रार जो हैं इनकी नौकरी भी चली जाएगी। ठीक है, यानी कि इनका पद ही समाप्त कर दिया जाएगा। जब ये कानून है ही नहीं, इस कानून के तहत ही विवाह रजिस्टर होता था, उसी के लिए तो रजिस्ट्रार की आवश्यकता थी। जब ये कानून ही मूर्त रूप में नहीं रहा तो जो रजिस्ट्रार इस पद पर थे, जाहिर सी बात है फिर उनकी जरूरत नहीं रह जाएगा और ये 94 ऐसे थे। तो अब इनको सरकार जो है मुआवजा देने की बात की जा रही है सरकार के द्वारा और सरकार ने कहा मुआवजा के तौर पे हम आपको एक मुश्त 2 लाख रुपया दे देंगे। अब असम में जितने भी विवाह होंगे अब वो कैसे होगा, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत ही इन सभी विवाह को रजिस्टर्ड किया जाएगा। ठीक है, तो ये यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होने जा रहा है और यह समझ सकते हैं कि अपने आप में बेहद ऐतिहासिक निर्णय होने जा रहा है। असम में समान नागरिक संहिता की बात की जा रही है। असम के मुख्यमंत्री पहले भी कह चुके हैं, आप जानते हैं गुजरात इस दिशा में आगे बढ़ चुका है, उत्तराखंड में यूसीसी बिल को जो पास करा दिया जा चुका है, तो संभव है असम अब अगला राज्य हो सकता है। और असम में जब यह कानून मुस्लिम विवाह और तलाक कानून खत्म किया गया है तो यह कहा जा रहा है कि यूसीसी बस अब अगले ही दरवाजे पर है। बिल्कुल असम सरकार जो है यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को बिल्कुल बुलावा दे रही है, दस्तक दे रही है। अब क्या क्या होगा, उत्तराखंड के तर्ज पर असम में यूसीसी विधेयक लाने पर विचार की जा रही है। लेकिन एक बात यहां भी ध्यान देने की बात है, असम एक ऐसा राज्य है जहां पर जनजातीय समुदाय की तादाद अच्छी खासी है, आदिवासी समुदाय की। तो क्या यूसीसी जो बिल लाया जाएगा उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान किया जाएगा? देखिए, यह पहले से भी कहा जा रहा है कि जो एसटी वर्ग हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब, उनके जो परंपरा है, उनकी जो संस्कृति है, तो संभव है कि यूसीसी के वजह से उस पर आघात हो। इसलिए सरकार पहले से ही तैयारी में है कि यदि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाता है तो आदिवासी समुदाय को ध्यान में रखा जाएगा, उनकी संस्कृति, उनकी परंपरा, उनके जो रीति रिवाज हैं उनको संरक्षण किया जाएगा और यह ध्यान में रखते हुए यूसीसी से उन्हें छूट कुछ दिया जा सकता है ताकि उनका किसी तरह से कोई अधिकार हनन ना हो जाए। अब जरा हम समान नागरिक संहिता को देख लेते हैं कि इसकी चर्चा की जा रही है तो आखिर ये क्या है। देखिए, यूसीसी एक धर्मनिरपेक्ष कानून है। अब धर्मनिरपेक्ष कानून कहने का क्या तात्पर्य है, यानी कि यह जो कानून है वह किसी भी निजी कानून से ऊपर है। किसी भी धर्म के लिए हो, व्यक्ति कोई भी जाति से संबंधित हो, सभी पर लागू होगा और यह किसी भी निजी कानून कहने का मतलब पर्सनल लॉ जो आप कहते हैं ना, मुस्लिम पर्सनल लॉ, हिंदू पर्सनल लॉ, तो इस पर्सनल लॉ से ये ऊपर होने वाला व्यवस्था है। ठीक है, अब देख लेते हैं कुछ देश ऐसे हैं, भारत के कई पड़ोसी देश हैं और वो इस्लामिक स्टेट हैं, उसके बावजूद भी वहां पर आप जानते हैं कि इस तरह के विशेष व्यवस्था नहीं की गई है कि अब विभिन्न धर्मों के लोग अलग अलग तौर तरीके से विवाह शादी करें। वहां भी यूसीसी लागू है, जैसे कि पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, सूडान, तुर्की और इजिप्ट, ऐसे कई देश हैं जहां पर समान नागरिक संहिता पहले से ही लागू है। और जब भारत में इसे लागू करने की बात की जाती रही है तो इसे लंबे समय से विरोध का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अब कई सरकार, राज्य सरकार इसे आगे ले जाते हुए दिख रही है। देश में हिंदू सिविल लॉ के दायरे में हिंदुओं के अलावा कौन कौन आते हैं? सिख, जैन और बौद्ध आते हैं। संविधान के अनुच्छेद 44, अब यहाँ अनुच्छेद 44 की चर्चा की गई है तो आपको ठहर करके एक बात समझ लेना है, क्योंकि प्रीलिम्स का मौसम आ रहा है इसलिए कुछ बातें यहाँ पर आपके लिए जानना जरूर हो जाएगा। अनुच्छेद 44 कहां पर है? संविधान के भाग 4 पे आपको जाना होगा। संविधान के भाग 4 जो है राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्व की व्यवस्था करता है, यानी कि डीपीएसपी, और डीपीएसपी के तहत ही आर्टिकल 44 की
व्यवस्था की गई है। डीपीएसपी में इसमें अगर आप देखेंगे तो आर्टिकल 36 से 51 तक शामिल किया गया। ये सभी आपके लिए प्रीलिम्स के लिहाज से महत्वपूर्ण है। तो अनुच्छेद 44 के तहत यह कहा गया है कि समान नागरिक संहिता को लागू करना राज्य की जिम्मेदारी होगी। अब यहां पर समझ लीजिए, आप कहेंगे कि जब राज्य की यह जिम्मेदारी है तो राज्य तुरंत क्यों नहीं कर देती है, सरकार के जो ऐसा नहीं करती है तो नागरिक कोर्ट क्यों नहीं जा रहे। देखिए, आप जानते हैं कि ये जो डीपीएसपी है यह बाध्यकारी नहीं है स्टेट के लिए, ठीक है, यह स्टेट के लिए बाध्यकारी नहीं है। तो स्टेट के लिए बाध्यकारी कौन है? फंडामेंटल राइट्स, जो कि भाग 3 में जिसकी संविधान में चर्चा की गई है, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो है वह स्टेट के अगेंस्ट आपको मिलता है, इसीलिए वह उसका हनन होता है या वह लागू नहीं किए जाता है, तब आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट 5 तरह का रिट जारी करती है इसको लेकर के। ये सब आप जानते हैं, आपने पॉलिटी में पढ़ा है। लेकिन यहां पर जो है यह चूंकि बाध्यकारी नहीं है, इसीलिए अनुच्छेद 44 यानी कि समान नागरिक संहिता को ध्यान में रखते हुए यह कहा गया है कि सरकार जब अनुकूल माहौल देख ले, सामाजिक स्थिति समझ ले और सरकार को लगे कि इसे लागू किया जाना चाहिए तो सरकार इसे लागू करे। यह किसी भी राज्य सरकार या सरकार मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ये स्टेट की पूरी तरह से जिम्मेदारी होगी। अब एक बात ये समझ लेते हैं, अभी तो उत्तराखंड में चलिए यूसीसी लागू हो गया, लेकिन उससे पहले क्या भारत का कोई ऐसा स्टेट था जहां पर भारत का कोई स्टेट है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है? जी हां, एक स्टेट है, वह है गोवा में। और गोवा में साल 1961 से ही समान नागरिक संहिता पूरी तरह से चालू है, वहां पर लागू है और लोग इसी को फॉलो करते हुए वहां पर नजर आते हैं। समान नागरिक संहिता से हिंदू और हिंदू के तहत यहां पर बौद्ध, जैन, सिख और अन्य मुस्लिम, ईसाई और पारसी धर्म के सभी पर्सनल लॉ जो हैं वह निरस्त हो जाएंगे। मैंने आपको बताया था निजी कानून की बात, मैंने क्या कहा था कि समान नागरिक संहिता जो है वह एक धर्मनिरपेक्ष कानून है, यानी कि किसी भी धर्म को के लिए कुछ विशेष व्यवस्था नहीं करते हुए नजर आती है। और मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था कि यह किसी भी निजी कानून से ऊपर है। तो निजी कानून यहां पर आप समझ लीजिए, यही मैं पहले भी कहा था कि पर्सनल लॉ की बात की गई है, ठीक है। किसी भी धर्म के लिए पर्सनल लॉ है वे सभी निरस्त हो जाएंगे और किसी भी धर्म के लोग हों, किसी भी जाति के लोग हों पूरे देश में या किसी राज्य में से लागू किया जाता है तो उस राज्य के लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड को ही फॉलो करते हुए नजर आएंगे। सभी धर्मों के लोगों के लिए क्या क्या होगा व्यवस्था? विवाह से संबंधित जो रजिस्ट्रेशन कराने की व्यवस्था होगी वह समान हो जाएगी, तलाक देने की जो व्यवस्था होगी वह भी समान हो जाएगा, दत्तक ग्रहण करना जो होगा वह भी समान होगा और संपत्ति के बंटवारे की बात जो होगी, इस सभी चीजों के लिए जितने भी नियम कानून होंगे वह सभी समान हो जाएंगे। इस कानून से सभी धर्मों के लोगों की शादी संबंधी आयु एक समान हो जाएगी। और दूसरी बात, जो एक अहम बात की जा रही है मुस्लिम समुदाय में, जो एक चीज जो प्रचलित है, प्रथा का रूप ले चुकी है, वह है बहुविवाह। और इस्लाम में ऐसा कहा जाता है कि एक पुरुष जो है वह मैक्सिमम 4 शादियां कर सकता है, 4 स्त्री से विवाह कर सकता है, उसे बहुविवाह की व्यवस्था की गई है और इसे खत्म करने की बात यूनिफॉर्म सिविल कोड करता हुआ नजर आएगा। ये पूरा डिबेट जो लंबे समय से जारी था, कहीं ना कहीं असम सरकार इस कानून को खत्म करते हुए उस पर पूर्णविराम लगाती है और एक नए डिबेट को अब जन्म दे देती है कि क्या असम यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ आगे बढ़ चुका है, जिसकी वहां पर जो आप देखेंगे हिंट वहां के मुख्यमंत्री ही दे चुके हैं। ये मामला अब काफी चर्चा में रहने वाला है और आपको कहीं भी न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, न्यूज़ चैनल से कहीं भी इसके विषय में पढ़ने समझने का मौका मिले तो जरूर ऐसा कीजिए। इस संबंध में आप क्या सोचते हैं यह भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस संबंध में एक प्रश्न है और प्रश्न जो है प्रीलिम्स के स्तर का है, जवाब मैं नहीं दिया करता हूं क्योंकि मुझे उम्मीद होता है कि आप लोग जवाब देते हैं और जाहिर सी बात है आप अच्छा जवाब दे भी रहे हैं। प्रश्न देखिए क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य सरकार द्वारा असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को रद्द कर दिया गया है। इस अधिनियम के तहत राज्य सरकार किसी भी व्यक्ति को मुस्लिम होने के आधार पर मुस्लिम विवाह और तलाक को पंजीकृत करने का लाइसेंस जारी करती थी। आपसे पूछा गया है कि कौन सा सही है, दोनों स्टेटमेंट को सही से देखना है। यदि आप कुछ चीजें मिस कर रहे हैं तो वीडियो में पीछे जाइए, फिर से देखिए, इन चीजों पर हमने विस्तार से चर्चा किया है। उसके आधार पर 4 विकल्प दिया गया है, जो भी विकल्प आपको सही लगे उस विकल्प का चयन करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? क्या असम सरकार के द्वारा जो ये फैसला लाया गया है क्या सही फैसला है? क्या जो आरोप लग रहा है कि मुस्लिम समुदाय को यह टारगेट करने के लिए है, इसमें कितनी सच्चाई है? क्या
क्या समान नागरिक संहिता समय की जरूरत है? इन सभी मुद्दों पर आपके क्या विचार हैं? अपने विचार से हमें अवगत कराएं। आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। अपना बेहद ख्याल रखिए। थैंक यू।